दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, किस तरह के हम उसमें सेंटेंसेस बनाते हैं और किस तरह से इंग्लिश के पैराग्राफ को या फिर कहें जो इंग्लिश में ऐसे है, निबंध है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप कई सारी चीज़ें सीखेंगे। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, मेरे हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के मैं टॉपिक लाऊं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिले। अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं ताकि ग्रामर का जो नॉलेज है वो भी आपको मिल सके और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियोस में लाता हूं जहां पर मैं ग्रामर और ट्रांसलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो हमेशा ही नोटबुक वगैरह साथ में रखें ताकि जब आप कोई भी नया वर्ड सीखें या फिर कोई नया स्ट्रक्चर सीखें तो आप उसको साथ के साथ नोट भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा ये ऐसे है या कह सकते हैं जो आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है क्लीनलीनेस। दोस्तों, क्लीनलीनेस का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने क्लीन सुना होगा, CLEN। क्लीन का मतलब होता है साफ़, स्वच्छ, जो कि एक एडजेक्टिव है। और क्लीनलीनेस ये नाउन है जिसका अर्थ होता है स्वच्छता या फिर सफाई। तो दोस्तों, ये आज के इस टॉपिक का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को सीखने की, समझने की कोशिश करें। आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इज़ सैड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ इज़ MR का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इट इज़ सैड मतलब ये कहा जाता है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। दोस्तों, ये एक फ्रेज़ है, गॉडलीनेस का मतलब होता है ईश्वरता। तो क्या अर्थ हुआ कि ये कहा जाता है कि जो स्वच्छता है इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वह ईश्वरता के समान है। मतलब क्या हुआ कि जो स्वच्छता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा परम है। इट इज़ ऐसा है बिकॉज क्योंकि वी कैन अचीव नथिंग फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली इफ़ वी आर अनक्लीन इन आवर बॉडी, माइंड और सोल। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये लंबा सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। इट इज़ बिकॉज मतलब कि ये इसलिए है क्योंकि वी कैन अचीव नथिंग। दोस्तों, अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना। वी कैन अचीव नथिंग, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं फिज़िकली, भौतिक रूप से, मतलब कि शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से, और स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक रूप से। इफ़ यदि वी आर अनक्लीन इन आवर बॉडी, यदि हम अब शारीरिक रूप से अनक्लीन है, अनक्लीन का मतलब होता है अशुद्ध, हम शारीरिक रूप से अस्वच्छ हैं या फिर अशुद्ध हैं। माइंड मतलब कि दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, और सोल या फिर हमारी आत्मा से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हम कुछ भी हासिल, मतलब हम कुछ भी भौतिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते यदि इफ़ वी आर अनक्लीन आवर बॉडी, यदि हमारा जो शरीर है वो अशुद्ध है, या मतलब कि वो स्वच्छ नहीं है, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा। नोबडी लाइक्स एन अनक्लीन चाइल्ड और अडल्ट। दोस्तों, नोबडी का मतलब है कोई भी नहीं। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोबडी लाइक्स एन अनक्लीन चाइल्ड और अडल्ट, मतलब कोई भी
एक अशुद्ध बच्चे को, मतलब कि जो स्वच्छ नहीं है उस बच्चे को या फिर बड़े को पसंद नहीं करता है। एंड अ क्लीन वन इज़ लव्ड, और जो साफ़ होता है इज़ लव्ड, उसे प्यार किया जाता है। डिज़ायर्ड, उसकी इच्छा की जाती है। एंड रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, और हर जगह उसका सम्मान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब कि अशुद्ध या कह सकते हैं कि जो अस्वच्छ बच्चे को या बड़े को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो साफ़ होता है उसको हर जगह प्यार किया जाता है, उसकी इच्छा की जाती है और उसका सम्मान किया जाता है हर जगह। चलिए आगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कीप आर बॉडी क्लीन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। देखिए शुड का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई सलाह को दर्शाते हैं, तो सलाह को दर्शाने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि सबसे पहले, वी शुड कीप आर बॉडी क्लीन मतलब हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। कीप मतलब रखना। वी शुड हैव अ डेली बाथ, हमें डेली मतलब कि हर रोज़ स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। विद टॉयलेट सोप मतलब कि साबुन से, और शैम्पू या फिर शैम्पू से। वेल अप्लाइड, वेल अप्लाइड, अप्लाई का मतलब लगाना, सेकंड फॉर्म में अप्लाइड। वेल अप्लाइड बहुत अच्छी तरह से उसको लगाकर। टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी मतलब कि अपने शरीर के हर हिस्से में उसको अच्छी तरह से लगाकर। एंड हेयर और बालों में, सो दैट ताकि, नॉट अ स्पैक ऑफ डस्ट ताकि एक डस्ट का, धूल का एक भी कण ना रहे। और ए ड्रॉप ऑफ पर्सपिरेशन कीप्स स्टिकिंग टू दस्ट। और दोस्तों पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ताकि धूल का एक भी कण या फिर पसीने की एक भी बूंद चिपकी ना रहे, कीप्स स्टिकिंग टू अस, हमारे से। वी विल फील अनप्लेजेंट, दोस्तों अनप्लेजेंट का मतलब था असहज। वी विल फील अनप्लेजेंट, हम असहज महसूस करेंगे। एंड लेथार्जिक, और थका हुआ महसूस करेंगे। इंस्टीड ऑफ बीइंग अलर्ट, सतर्क रहने की बजाय हम क्या महसूस करेंगे? थका हुआ और बहुत ज़्यादा असहज। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हम स्नान करें तो हमें साबुन से या फिर जो भी हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरह से अपने पूरे बॉडी के ऊपर लगाना चाहिए और अच्छे से साफ़ करना चाहिए अपने शरीर को, ताकि डस्ट का एक भी कण या फिर पसीने की एक भी कोई बूंद जो है वो हमारे शरीर से लगी हुई ना रहे, चिपकी हुई ना रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा कि नहाने के बाद भी हमें थकान महसूस होगी और हम क्या है, अनप्लेजेंट, असहज महसूस करेंगे। चलिए आगे देखिए। क्लीनलीनेस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की साथ में एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? क्लीनलीनेस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ मतलब कि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। A large number of bacteria keep sticking to our bodies and clothes। क्या अर्थ हुआ? A large number of bacteria मतलब बड़ी संख्या में जो कीटाणु होते हैं, कीप स्टिकिंग वो चिपके रहते हैं, टू आर बॉडीज़ हमारे शरीरों पर, एंड क्लॉथ्स और हमारे कपड़ों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हमारे शरीरों पर और कपड़ों पर एक बड़ी मात्रा में जो कीटाणु होते हैं वो चिपके रहते हैं। इफ़ वी डू नॉट वॉश दैम रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब था नियमित रूप से। इफ़ वी डू नॉट वॉश दैम रेगुलरली यदि हम उन्हें नियमित रूप से नहीं धोते हैं, वी कैन एक्वायर सेवरल डिजीज़ेस, हम कई, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, हम कई डिजीज़ेस मतलब कि बीमारियों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। डर्टी एंड अनवॉश्ड क्लॉथ्स आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ बैड स्मेल बट ऑल्सो these are hotbeds for disease causing germs। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए ये जो वाक्य है इसमें
नॉट ओनली बट सो का यूज़ किया गया है। ये भी एक कह सकते हैं ग्रामर का स्ट्रक्चर है जहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है वाक्यों को बनाने में। चलिए इसका मतलब देखते हैं। डर्टी एंड अनवॉश्ड, दोस्तों डर्टी का मतलब होता है गंदे और अनवॉश्ड का मतलब होता है बिना धुले। मतलब कि गंदे और बिना धुले जो कपड़े होते हैं आर नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ बैड स्मेल, वो सिर्फ एक बुरी बदबू का ही स्रोत नहीं होते हैं, बट ऑल्सो देर आर हैड हॉट बैट्स और डिजीज़ कॉजिंग जम्स, उसके अलावा वो डिजीज़ कॉजिंग जम्स वो होते हैं जिनसे कोई बीमारियां पैदा होती हैं, बल्कि वो जो हैं वो बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं उसका भी वो क्या होते हैं, केंद्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो गंदे और बिना धुले कपड़े होते हैं वो सिर्फ बुरी दुर्गंध का ही स्रोत नहीं होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं वो मतलब कि बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं उसका भी वो केंद्र बन जाते हैं होते हैं। आगे देखिए, वी शुड ब्रश आर टीथ एंड कॉम्ब आर हेयर रेगुलरली, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों देखिए यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वी शुड ब्रश आर टीथ, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ब्रश का मतलब होता है मांजना, हमें अपने दांतों को मांजना चाहिए। एंड कॉम्ब आर हेयर रेगुलरली, कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना, और अपने बालों को नियमित रूप से कंघी करनी चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हमें अपने दांतों को मतलब कि मांजना चाहिए और अपने बालों को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, कंघी करना चाहिए। सिमिलरली, दोस्तों सिमिलरली का मतलब होता है उसी तरह से वी शुड कट आर नेल्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जल्दी सामान्य तौर पर, मतलब कि उसी तरह से हमें अपने नेल्स को मतलब कि नाखूनों को फ्रीक्वेंटली मतलब कि जल्दी उन्हें काटना चाहिए। एज मैनी जर्म्स एंटर आर बॉडी, क्योंकि जितने भी जो जर्म्स हैं कीटाणु हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं थ्रू आर फिंगर्स, हमारे उंगलियों के माध्यम से, और टोज़ या फिर पैरों की उंगलियों के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें फ्रीक्वेंटली मतलब कि अक्सर अपने जो नाखून हैं उनको काटना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में हमारे उंगलियों से, हाथों की उंगली से या फिर टो का मतलब पैरों की उंगलियों से ही वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने नाखूनों को, सिर्फ हाथ के नाखूनों को नहीं, पैर के नाखूनों को भी नियमित रूप से उनको काटना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। चलिए आगे देखिए, वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आर फीट फ्रॉम डस्ट। दोस्तों प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, और देखिए यहाँ पर आज आपको कितने सारे शुड के वाक्य देखने को मिले हैं। तभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जब आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग ही सीखने को नहीं मिलते, उसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्स भी जानने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोग भी उन स्ट्रक्चर्स को सीख के वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं और आप उन्हें बना सकते हैं। चलिए आगे क्या देखें, मीनिंग क्या हुई इसकी। वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आर फीट, हमें अपने पैरों की भी रक्षा करनी चाहिए। फ्रॉम डस्ट, धूल से। एंड मस्ट पुट ऑन सॉक्स, और अवश्य ही सॉक्स पहनना चाहिए, मतलब मोजे पहनने चाहिए। एंड शूज़, और जूते पहनने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है कि यदि हम मोजे पहनते हैं तो हमें इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो मोजे भी एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब गर्मियों में हम मोजे पहनते हैं उसके ऊपर जो जूते पहनते हैं तो गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो जो हमारे मोजे हैं वो मतलब कि वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम रोज़ मतलब कि धुले हुए मोजों का ही प्रयोग करें। चलिए आगे देखिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है दैट की द यूटेंसिल्स। दोस्तों यूटेंसिल्स को आप नोट कर लीजिए, यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दैट द यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन इन विच वी टेक आर मील्स, जिसमें हम अपना भोजन लेते हैं, आर नीट एंड क्लीन, वो क्या है, वो मतलब कि बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बर्तन हैं जिनमें हम अपना भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरे होने चाहिए।
द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर। और दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है पीने का पानी। जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी है, शुड बी प्योर। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया है, और अब यहाँ पर शुड के बाद आपको कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या देख रहे हैं, बी देख रहे हैं। देखिए बी का क्या यूज़ होता है, बी का प्रयोग होता है होने के लिए, तो यहाँ पर होने के लिए बी का यूज़ किया गया। और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। तो क्या अर्थ हुआ, द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर, मतलब कि जो पीने का पानी है वो शुद्ध होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर एंड क्लीन, मतलब एंड प्रेफरेबली फिल्टर्ड, मतलब कि जो पीने का पानी है वो शुद्ध, साफ और फिल्टर होना चाहिए। और दोस्तों आजकल जो है, जैसा आप देख रहे हैं, गर्मियों का समय है, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार यदि हम गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पेट को ख़राब कर देता है। तो पानी हमेशा कोशिश करें कि आप बिल्कुल साफ़ ही पानी पिएं। चलिए आगे देखिए, वी शुड ऑल्सो कीप आवर हाउसेस एंड एनवायरनमेंट क्लीन। देखिए यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया, तो क्या अर्थ हुआ, वी शुड ऑल्सो कीप आवर हाउसेस एंड एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब हमें अपने घरों को और अपने पर्यावरण को भी साफ़ रखना चाहिए। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम अपने घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास जो घर के जगह हैं उनका हम ध्यान नहीं रखते। तो हमें इन बातों को भी कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ अपने घर को ही साफ़ नहीं रखें, बल्कि जो हमारे आसपास का जो हमारा पर्यावरण है उसको भी साफ़ रखें। चलिए आगे देखिए, एट ए हायर लेवल, मतलब एक कुछ पद, एट ए हायर लेवल, एट ए हायर लेवल वी कैन से दैट अपार्ट फ्रॉम क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो एसेंशियल। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई गई है, क्यों कई बार हम अक्सर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। एट ए हायर लेवल मतलब एक उच्च स्तर पर, वी कैन से हम कह सकते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम क्लीनलीनेस, अपार्ट फ्रॉम क्लीननेस मतलब कि स्वच्छता के अलावा, एंड प्योरिटी ऑफ बॉडी मतलब कि शरीर की स्वच्छता और शुद्धता के अलावा प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो एसेंशियल। मतलब प्योरिटी ऑफ माइंड का मतलब हुआ दिमाग की शुद्धता, वो भी ज़्यादा क्या है, इज़ ऑल्सो एसेंशियल, वो भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी, आवश्यक। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक ऊंचे स्तर पर हम इस बात को कह सकते हैं कि शरीर की सफाई और शुद्धता से ज़्यादा जो है वो प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो एसेंशियल, मतलब कि जो दिमाग की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। आगे देखिए, वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, हाउ टू डेवलप, किस तरह से हम विकसित करें, ओनली नोबल थाट्स मतलब सिर्फ अच्छे नेक विचारों को कैसे हम विकसित करें, इन आवर माइंड अपने दिमाग में, फॉर दैट पर्पज़ उस उद्देश्य से, वी शुड कीप गुड कंपनी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हमें जो अपनी संगत है उसे बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे विचार ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉर दैट पर्पज़ उस उद्देश्य से, वी शुड कीप गुड कंपनी, हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए, एंड मस्ट रीड प्योर एंड नोबल लिटरेचर, और अवश्य ही शुद्ध और जो नेक साहित्य हैं हमें उनको पढ़ना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ये माता पिता का कर्तव्य है, एंड टीचर्स, तो क्या अर्थ हुआ, ये माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है, टू टीच द लेसन, सबक सिखाने का, सिखाने का, ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता का, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, सो दैट दे ग्रो अप, ताकि वो बड़े हों, एज ग्रेट, एक महान, एंड यूजफुल सिटीजन, और एक अच्छे प्रयोगी मतलब काम के नागरिक के तौर पर, एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और एक सोसाइटी के अच्छे मेंबर के तौर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये जो है वो माता पिता का और शिक्षकों का क्या है, ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो जो लेसन है सफाई का, मतलब जो ये पार्ट है वो बच्चों को सिखाएं, टीच मतलब पढ़ाना सिखाना, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो बड़े होकर एक महान और एक अच्छे सिटीजन, नागरिक बने, और एक अच्छे सदस्य बने सोसाइटी के, समाज के। चलिए, तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा ऐसे था, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की,
और दोस्तों इंग्लिश के अलावा जो ये टॉपिक था बहुत ही कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था। यदि आपको टॉपिक पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ you have not subscribed. And sometime guys, I get some of your comments and some of you guys ask me, sir, how can we improve our English and in how many days we can learn. So guys, I would like to tell you that there is no time boundation. I mean, I cannot just say that it is you are going to learn within 1 year, 2 years, 6 months time. It takes some time, but practice is also very important. So I would like to request all of you that whenever you are watching my channel, do keep a pen and notebook with you, because most of the time I always tell you the word meanings, adjective, noun and different type of structures I always try to cover in my videos, so that when you have notebook handy, you can just make a note, and apart from this you can make your own notes, and it will definitely help you to learn English. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.